मॉर्निंग स्टूडेंट। टॉपर साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सोहन कुमार। आज मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। तो हम लोग 12th का चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। लॉकडाउन से पहले हमने 2 चैप्टर पढ़ाए थे और दूसरा चैप्टर लगभग समाप्त होने पर ही था, इसीलिए हम आज तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फिर जब क्लास स्टार्ट होगा ऑफलाइन तो फिर दूसरा चैप्टर का बचा हुआ भाग पढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल आज हम आपको तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं 12th का, जिसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है ना। उस चैप्टर का नाम है मानव प्रजनन। ये हम आप लोग को पढ़ाएंगे आज। तो देखिए, मानव प्रजनन। देखिए, प्रजनन क्यों आवश्यक है, इसके बारे में आप जानते हैं। पृथ्वी पर जितना भी जीव है वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए प्रजनन करता है। प्रजनन के बिना उसका अस्तित्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए वो प्रजनन करते हैं ताकि उसकी आगे वाली पीढ़ी बचा रहे। ठीक है ना। तो परंतु मानव प्रजनन जो है अन्य जीव से ज्यादा विकसित है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है, मानव का प्रजनन अन्य जीवों से क्या है, ज्यादा विकसित है। और मानव भी अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए क्या करता है, प्रजनन करता है। तो मानव जो है, देखिए पृथ्वी पर जितने भी जीव है, मैमल्स है, उसको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। जितने भी मैमल्स है, स्तनधारी है, उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया। प्रोटोथेरिया, दूसरा है मेटाथेरिया और तीसरा है यूथेरिया। यानी पृथ्वी पर जितने भी मैमल्स है उसको 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है। प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया। प्रोटोथेरिया में वह जीव आते हैं जो ओविपेरस होता है। क्या होता है, ओविपेरस होता है, अंडज होता है। वह अंडे के द्वारा अपने जैसे संतान को जन्म देता है। तो यह होता है अंडे देने वाला। और दूसरा है मेटाथेरिया। मेटाथेरिया वे जीव होते हैं, वे स्तनधारी होते हैं जो संतान को जन्म देते हैं परंतु अविकसित संतान को जन्म देते हैं। ठीक है। जैसे कि आप कंगारू का नाम सुने होंगे। कंगारू का नाम सुनेंगे, जो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है। कंगारू क्या है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर को इसीलिए कंगारू बोला जाता है। ठीक है। और उसके, ठीक है, उसके नीचे एक थैली पाया जाता है जिसे मार्सुपियल थैली कहते हैं। कंगारू के नीचे एक थैली पाया जाता है, पेट के आसपास एक थैली पाया जाता है जिसे मार्सुपियल थैली क्या कहते हैं। वही थैली में वो अपने अविकसित बच्चे को डेवलप कराता है, विकसित कराता है। तो मेटाथेरिया में क्या करते हैं हम लोग, मेटाथेरिया में क्या होता है, वो अविकसित बच्चे का जन्म होता है और वो अविकसित बच्चे मार्सुपियल थैली में विकसित होता है। किसमें होता है, मार्सुपियल थैली में विकसित होता है। ठीक है। और तीसरा हो जाएगा यूथेरिया। ठीक है। यूथेरिया में क्या होगा, विकसित बच्चे का जन्म होगा जिसमें कि मानव आ जाएगा। तो मानव क्या है, यूथेरिया वर्ग का प्राणी है। तो अब हम मानव के बारे में जानते हैं, रिप्रोडक्शन के बारे में। तो देखिए, मानव हम जानते हैं कि एक लिंगी प्राणी। मानव कैसा प्राणी है, एक लिंगी, यानी मानव का मेल और फीमेल मतलब
दोनों अलग अलग होता है, ये चीज़ भली बात ही हम लोग जानते हैं। मेल और फीमेल अलग होता है, उसके बाह्य संरचना के आधार पर, एक्सटर्नल संरचना के आधार पर उसे अलग कर सकते हैं कि वह मेल है या फीमेल है। मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देख के यह पता कर सकते हैं कि मानव में वह मेल है कि फीमेल है। इसीलिए इसे क्या कहेंगे, लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। क्या कहेंगे, लैंगिक द्विरूपता। क्यों कहेंगे लैंगिक द्विरूपता, क्योंकि इसे बाह्य स्ट्रक्चर के आधार पर पहचानते हैं। हिंदी में कहेंगे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है। तो मानव में मेल और फीमेल जो है टेस्टिस और ओवरी में, टेस्टिस में जो है स्पर्म बनता है, हम जानते हैं, और ओवरी में ओवम बनता है। स्पर्म का निर्माण आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे कि स्पर्म के निर्माण को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। हिंदी में क्या कहेंगे, शुक्राणुजनन। शुक्राणुजनन। और ओवम के निर्माण को क्या कहेंगे, ऊजेनेसिस, अंडाणुजनन। अंडाणुजनन। तो ओवम का निर्माण कहाँ होता है, ओवरी में होता है। और मानव में यानी फीमेल्स में एक जोड़ा, ठीक है, 1 पेयर्स ऑफ ओवरी पाया जाता है। एक जोड़ा ओवरी पाया जाता है और टेस्टिस भी 1 पेयर्स में पाया जाता है। यानी टेस्टिस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ओवरी की संख्या भी कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। तो यहां तक समझ गए। तो आगे हम लोग जानते हैं कि मानव देखिए, एक चीज आप भली बात ही जानते होंगे कि फीमेल्स और मेल्स को पहचानने का मतलब कैसे पहचान सकते हैं, ये तो इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो देखिए, मानव के रिप्रोडक्शन को 2 भागों में बांटा गया है। मतलब मानव के रिप्रोडक्टिव अंग को, ठीक है, जनन अंग को 2 भागों में बांटा गया। पहला है प्राथमिक लैंगिक जनन। प्राथमिक लैंगिक अंग, और दूसरा है द्वितीयक लैंगिक अंग, ठीक है, जिसे प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स कहेंगे। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, और दूसरा है सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स में टेस्टिस और ओवरी आता है। टेस्टिस, जिसको हिंदी में कहेंगे वृषण, इसको क्या कहेंगे, वृषण कहेंगे। और जहां पे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, स्पर्म का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, स्पर्म का निर्माण होगा। और दूसरा प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है ओवरी, जहां पे ओवम का निर्माण होगा, ओवम का फॉर्मेशन होगा। किस मेथड से, oogenesis मेथड से। और स्पर्म का फॉर्मेशन होगा स्पर्मेटोजेनेसिस मेथड से, ठीक है। तो एक तरह से ये दोनों क्या है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्राथमिक लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण,
होता है। किसका निर्माण होता है? युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, जिसमें कि मेल युग्मक, नर युग्मक को क्या कहेंगे? स्पर्म कहेंगे, और मादा युग्मक को ओवम कहेंगे। युग्मक जिसे युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस भी कहते हैं। तो गैमेटो आपसे पूछा जाएगा कि गैमेटोजेनेसिस का निर्माण, मतलब गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया कहाँ होगी? पूछा जाएगा कि गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया कहाँ होगी, तो क्या जवाब देंगे आप लोग? आपका जवाब होगा कि गैमेटोजेनेसिस की क्रिया ओवम और ओवरी और टेस्टिस में होगा। कहाँ होगा? विरसन एवं अंडाशय, विरसन एवं अंडाशय में गैमेटोजेनेसिस का निर्माण होता है। ठीक है, एक चीज और जान लेना है, आप लोग पढ़े होंगे कि युग्मक जो होता है वो हमेशा क्या होता है? अगुणित होता है। जानते हैं ना, पढ़ाया था पिछला चैप्टर में आप लोगों को कि युग्मक क्या होता है? हमेशा अगुणित होता है। अगुणित का मतलब क्या हुआ? एन। ठीक है, क्या होता है? एन, जिसको हैप्लॉइड्स कहते हैं। ठीक है, और जब जायगोट बनता है, जब दो युग्मक मिलने से जायगोट जब बनता है, ठीक है ना, जिसको हिंदी में जायगोट को कहेंगे युग्मनस, क्या कहेंगे? युग्मनस बनते हैं, तब जाके फिर वो क्या हो जाता है? द्विगुणित हो जाता है। ये चीज आपको बताए होंगे कि युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक जब दोनों मिलता है, मतलब एन जब मिलता है, तब जाके 2n बन जाता है, और 2n क्या हो गया? ये जायगोट हो गया। क्या हो गया? जायगोट हो गया। ये आपका मेल गैमिट है और ये फीमेल गैमिट है, दोनों NN है, और 2n जब मिलता है तो 2n हो जाता है, डिप्लॉइड हो जाता है। ये क्या होता है? डिप्लॉइड हो जाता है। ये क्या था? हैप्लॉइड था। ठीक है, तो ये प्राथमिक लैंगिक जनन का कुछ पार्ट था। अब हम आते हैं द्वितीयक लैंगिक जनन अंग में। द्वितीयक लैंगिक अंग में आ जाएगा आपका फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब आ जाएगा, जिसको कि अंडवाहिनी कहते हैं। अंडवाहिनी कहते हैं, अंडवाहिनी। यूटेरस आ जाएगा, यूटेरस आ जाएगा। और मेल की बात करेंगे तो उसमें आ जाएगा इपिडिडमाइस, इपिडिडमिस, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा, पेनिस, और ये सब पार्ट आ जाएगा द्वितीयक लैंगिक जनन अंग में। तो अब हम लोग द्वितीयक लैंगिक जनन के बारे में जान लिए हैं। अब हम लोग मानव का नर प्रजनन अंग के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मानव के नर प्रजनन अंग के डायग्राम को बनाते हैं हम। आप लोग देखते जाइए डायग्राम।
ये मानव का नर प्रजनन अंग है, जिसमें कि ये है टेस्टिस, जिसको विरसन कहते हैं। और विरसन जो है एक झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, जिसे स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम कहते हैं, ठीक है। ये हो गया इपिडिडमाइस, इपिडिडमिस। ये हो गया सेमाइनल वेसिकल, यूरिनरी ब्लैडर, जिसको मूत्राशय कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा, ग्लांस पेनिस, फोरस्केन, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड, इजैकुलेटरी डक्ट, ये आपका वोल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड है, इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं, जैसे करके आया हुआ है वोल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड, वोल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसको कॉपर ग्रंथि भी कहते हैं, वोल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड को कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये आपका हो गया मानव का नर प्रजनन अंग। नर फिगर में नीचे लिखेंगे, नीचे एक्चुअली दिखता नहीं है इसीलिए हम ऊपर लिखते हैं, तो फिगर में नीचे आप लोग लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो ये हो गया मानव का नर जनन अंग। देखिए मानव का नर जनन अंग पैल्विक क्षेत्र में पाया जाता है। पैल्विक क्षेत्र यहाँ वाला पार्ट है, ठीक है। ये मेरी तरफ देखिए आप, यहाँ वाला पार्ट जो है ये पैल्विक क्षेत्र है, और पैल्विक क्षेत्र, ठीक है, सामान्यतः उदरीय गुहा में पाया जाता है, और उससे एक एंगुनल कैनाल पाया जाता है, इंगुनल कैनाल, इंग्यूनल कैनाल पाया जाता है, जिसके माध्यम से टेस्टिस जो है वो उदर से नीचे की ओर उतर जाता है, ठीक है। टेस्टिस क्या होता है, उदर से नीचे की ओर उतर जाता है, और इंगुनल कैनाल के माध्यम से ये, ठीक है ना, पैल्विक क्षेत्र को क्रॉस करते हुए, मतलब पैल्विक क्षेत्र को क्रॉस करते हुए यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से फिर जाके पेनिस में मिल जाता है, और इस दौरान इससे सेमेनल वेसिकल्स मिलता है, ठीक है, जिसको कि जहाँ पे सेमेनल सीमेंस बनता है, जहाँ पे सेमेनल वेसिकल्स में क्या बनता है, सीमेन बनता है, जिसको वीर्य कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, वीर्य कहते हैं। और कुछ वोल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड से भी कुछ केमिकल मिलता है, और साथ ही साथ ये जो है, और मानव नर में जो है यूरेथ्रा और स्पर्म की दोनों नलियां जो होती है, जहाँ पे स्पर्म का रिलीज होता है, स्पर्म का रिलीज जहाँ से होता है वो समान नली बनाती है, और उसके साथ साथ ये प्रोस्टेट ग्रंथि यूरिनरी नली से, ठीक है ना, यूरिनरी ट्यूब से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है, साथ ही साथ ये वोल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड है और पोस्ट, ठीक है। तो ये आगे चल के फिर पेनिस में जाके मिल जाता है। यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है, जो कि वास डिफरेंस इपिडिडमिस से ऊपर होते हुए मूत्राशय
को ऊपर से क्रॉस करते हुए फिर यहाँ पे आके सेमिनल वेसिकल, जिसको आगे चल के और डिटेल्स में बताएंगे हम लोग। और यूरेथ्रा एक तरह से पेशाब नली है जो कि पेनिस से ऊपर का भाग है, ठीक है। और ये जो स्किन है, ठीक है, ये एक तरह से स्किन है जिसको स्क्रोटम कहते हैं। हिंदी में इसको कहेंगे स्क्रोटम को वृषण कोश। इसको क्या कहेंगे? वृषण कोश कहेंगे, मतलब वृषण का कोसा, ठीक है। तो ये आपका हो गया ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डायग्राम। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो एक चीज और जानना है आप लोगों को। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ये सब चीज एपिडिडमिस आएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड आएगा, ठीक है, स्क्रोटम आ जाएगा, पल्मोनरी रेटिकुलर ट्रैक्ट, ये सब सारा का सारा भाग आ जाएगा आपका। और आगे हम लोग अब पढ़ते हैं स्क्रोटम के बारे में। स्क्रोटम के बारे में, वृषण कोश के बारे में, वृषण कोश, स्क्रोटम के बारे में देखिए। स्क्रोटम जो है एक थैलीनुमा संरचना है जो पेल्विक क्षेत्र से नीचे, ठीक है ना, एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर में लटका हुआ है जिसमें वृषण जो है वो स्थित रहता है, ठीक है। और ये वृषण कोश का टेम्परेचर जो होता है बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, सेंटीग्रेड कम होता है, 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन ज्यादा टेम्परेचर पर नहीं हो पाता, ठीक है। मतलब हमारे बॉडी का टेम्परेचर लगभग इतना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इतना डिग्री टेम्परेचर पर स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता, इसीलिए वो क्या होता है, नीचे आ रहता है। और नीचे इसलिए रहता है ताकि स्पर्म का निर्माण हो सके, ठीक है। और एक चीज और जानना है, आप लोग कैस्ट्रेशन के बारे में सुने होंगे किसी किसी जीव में, ठीक है, ये टेस्टिस को निकाल दिया जाता है, ठीक है। गौर में देखे होंगे बकरी के छोटे छोटे बच्चे को का टेस्टिस निकाला जाता है, वृषण को निकाला जाता है, उसको कहेंगे ऑर्किडेक्टोमी। इसको क्या कहेंगे? ऑर्किडेक्टोमी, या इसको ऑर्किडेक्टोमी कहेंगे या कैस्ट्रेशन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? कैस्ट्रेशन, ऑर्किडेक्टोमी या कैस्ट्रेशन कहेंगे। इस मेथड से क्या करते हैं, वृषण को अलग कर देते हैं, टेस्टिस को अलग कर देते हैं, ठीक है। और कुछ जीव में ये वृषण कोश इंगोनल कैनाल से, उदरी गुहा से नीचे नहीं आता है, और कुछ जीव में जो है ये वृषण कोश जो है, मतलब वृषण जो है उदरीय गुहा से प्रजनन काल के दौरान आता है, फिर जाके वो अपने स्थान पे चला आता है। जैसे कि आप लोग एलिफेंट जो है, एलिफेंट उसका वृषण उदर में ही रहता है, यानी पेट में ही उसका वृषण रहता है। व्हेल उसका भी वृषण क्या रहता है, वो उदर में ही रहता है, यानी उसका टेस्टिस क्या है, वो मतलब उसका बॉडी का टेम्परेचर इतना रहता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन उसी टेम्परेचर पर हो जाता है, इसलिए उसका वृषण क्या होता है, नीचे नहीं आ पाता है। आ पाता नहीं मतलब आता ही नहीं है। ये आपका हो गया एलिफेंट, हाथी और व्हेल, ये दो जीव है जिसका वृषण क्या होता है, उदरीय गुहा से नीचे नहीं आ जाता है। और जैसे चूहा हो गया, चूहा रैट, उसका वृषण कोश जो है प्रजनन काल में ही वो उदर से बाहर निकलता है, फिर प्रजनन काल उसका समाप्त हो जाता है, तब जाके फिर उदर में पहुंच जाता है। तो ये आपका कुछ फैक्ट है वृषण के बारे में, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं वृषण के बारे में। स्क्रोटम के बारे में आप लोग जान चुके हैं, ठीक है।
वृषण, टेस्टिस, ये पेयर में पाया जाता है, एक जोड़ा पाया जाता है, ठीक है, ये एक जोड़ा पाया जाता है। इसकी लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी चौड़ाई, लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर और मोटाई इसका 3 सेंटीमीटर है। और इसका वेट समथिंग 12 ग्राम होता है। वृषण का वेट कितना होता है 12 ग्राम होता है। देखिए कभी कभी जो है मानव में इंगुइनल कैनाल का पार्ट जो होता है, यहाँ पे एक इंगुइनल कैनाल पाया जाता है, वो झिल्ली से ढका हुआ रहता है, वो फट जाता है तो आंत का कुछ भाग वृषण कोष में आ जाता है, जिसे इंगुइनल हर्निया कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं इंगुइनल हर्निया कहते हैं। हर्निया में क्या होता है एक्चुअली आंत नीचे, आंत कहाँ चलाता है वृषण कोष में चलाता है, अंडकोश वृषण कोष में चलाता है, स्क्रोटम में चलाता है, जिसे वो इंगुइनल के माध्यम से आता है, इंगुइनल कैनाल के माध्यम से आता है, इसीलिए उसको इंगुइनल हर्निया कहते हैं। और भी बहुत सारा हर्निया होता है जो कि पेट के किसी किसी भाग में निकलते रहता है, जैसे एब्डोमिनल हर्निया होता है, तो ये दूसरा है, ठीक है। तो आगे के वीडियो में हम लोग टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे के वीडियो में हम टेस्टिस के बारे में आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।